जय हिंद साथियों। आज भारत के अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस है। आज इस बलिदान दिवस के अवसर पर हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा हो, उनको शांति प्रदान करें। हालांकि शांति नहीं मिलेगी, कारण ये कि जिस प्रकार की योजना बना करके और जिस प्रकार की कल्पना के साथ उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था, आज कहीं न कहीं हम अभी बहुत पीछे हैं और उन सभी बलिदानियों की विचारधाराओं को जो सही सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। फिलहाल आज भगत सिंह के जीवन पर आधारित जो कड़ी है, उस कड़ी में हम छठे दिवस में आज प्रवेश कर रहे हैं और आज बलिदान दिवस के अवसर पर किस प्रकार की घटनाएं आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा जज था कि जो इनके निर्णय के लिए या इनके जीवन के निर्णय में शामिल था, परंतु वह जब इनके ऊपर अत्याचार देखा तो अपने आप को हटा लिया। कितने लोगों को सजा हुई थी इनके साथ, जिसमें किन किन लोगों को काला पानी की सजा हुई, कितने लोगों को आजीवन कारावास हुआ, कितने लोगों को कुछ वर्षों का कारावास हुआ और किनको बरी कर दिया गया, ये सारी चीज इसमें दिखेगी। और साथ ही जब इन लोगों को सजा की घोषणा की गई तो इन लोगों का रवैया क्या था, इस पर भी वर्णन होगा। और अंत में हम अगले दिवस से हम करेंगे कि किस प्रकार से इनके पिताजी ने जो पुनः वायसराय के पास पत्र लिखा था, उसकी पत्र में कि भगत सिंह जिस दिन लाहौर कांड हुआ था उस दिन वहां थे ही नहीं, उस पर भी हम आगे वर्णन करेंगे। आइए हम बात करते हैं। पिछले दिवस में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कोर्ट परिसर में ही प्रेमदत्त ने लात घूसों से मारना शुरू कर दिया। किसको मारना शुरू कर दिया? जो लोग सरकारी गवाह बनते गए। अब आगे हम बढ़ते हैं कि 12 सितंबर 1929 को अंग्रेज सरकार केंद्रीय असेंबली में एक ऐसा बिल लाना चाहती थी कि जिसके तहत अगर कोई भी क्रांतिकारी कोर्ट परिसर में नहीं जाना चाहता है या कोर्ट परिसर में अपने आप को जाने के अयोग्य बना लेता है या कोई ऐसी घटना कर देता है, तो कोर्ट परिसर सरकारी वकील और गवाहों के उपस्थिति में अपना काम कर सके। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह एक तरफा कार्रवाई कर सके। भगत सिंह इस बात को समझ रहे थे और 1 मई 1930 में गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने लाहौर षड्यंत्र केस ऑर्डिनेंस के नाम से एक विशेष आदेश जारी किया। इसके अनुसार 3 जजों की एक स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाई गई, नियुक्त कर दिया गया, जिसमें अधिकार दिया गया कि वह अभियुक्तों की अनुपस्थिति में सफाई के वकीलों और सफाई गवाहों की उपस्थिति के बिना ही सरकारी गवाहों से जिरह के अभाव में गवाहों के उपस्थित बिना सरकारी गवाहों के जिरह के अभाव में इस मुकदमे का फैसला एक तरफा कर सके। एक बड़ी बात क्या थी कि वास्तव में 1929 में भी हैरिसन की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग कांड पर भी ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया था। उन दोनों में समानता यह थी कि उसमें 2 अंग्रेज थे और एक मुस्लिम जज था। इसमें भी 2 अंग्रेज थे और एक मुस्लिम जज बनाया गया था, जिसमें तीनों के नाम इस प्रकार हैं कि जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम प्रेसिडेंट और जस्टिस आया हैदर सदस्य और जस्टिस जीसी विल्टन सदस्य थे। 3 लोगों का एक पैनल बनाया गया। भगत सिंह ने ट्रिब्यूनल का बहिष्कार करने का निश्चय किया और उपस्थित न होने की बात दोहराई। कारण था कि भगत सिंह इस बात को जानते थे कि जब हम उपस्थित नहीं होंगे तो ये सुनवाई जब प्रारंभ करेंगे तो पूरे भारत में एक प्रकार का संदेश जाएगा कि क्रांतिकारियों के बिना सुने ही उनके ऊपर सजा दी गई या उनको उनके कार्य को पूरा किया गया और लोगों के अंदर एक जन भावना, लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जगेगी, जिससे वो स्वतंत्रता के लिए आगे आएंगे। ये भगत सिंह की योजना थी। भगत सिंह ने फैसला कर दिया कि हम इसमें नहीं जाएंगे और 5 मई 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस की कार्रवाई ट्रिब्यूनल कोर्ट में प्रारंभ कर दी गई। कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई और कार्रवाई की खासियत ये होती थी कि ज्यों ही कार्रवाई प्रारंभ होती थी तो सबसे पहले तो उन्होंने मन बनाया इसके पहले की कार्रवाइयों को ध्यान दिया जाए कि अड़ंगा लगाते हुए कि जब ये जाते थे तो इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम के नारे लगाते थे और जब यहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ हुई तो सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात कही। किसी ने कहा कि हम नहीं जाना चाहते,
किसी ने कहा कि हमें एक वकील दिया जाए, किसी ने कहा कि हमको इस प्रकार से व्यवस्था दिया जाए। बटुकेश्वर दत्त और कुंदन लाल ने कहा कि मैं अदालत में किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता हूं। भगत सिंह ने कहा कि मुझे एक वकील दिया जाए, वो वकील न ही वहां पर कोर्ट में जिरह करेगा न कुछ करेगा, वो केवल हमारे केस का देखेगा, वाच करेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। और सभी लोग अपने अपने ढंग से उन लोगों ने काम, हालांकि जो कोर्ट परिसर में न जाने की जब इन्होंने दृढ़ निश्चय किया तो बहुत सारे साथी इनके विरोध में खड़े हुए, तो जाना पड़ा कि साथियों का यह था कि हम लोगों को जाना चाहिए। राजगुरु ने नया अड़ंगा लगा दिया। राजगुरु ने कहा कि मैं अदालत की भाषा को समझ नहीं पाता हूं, इसलिए मुझे मराठी भाषा का दुभाषिया मिलना चाहिए जिससे मुझे मराठी में बता सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हालांकि सरकारी वकील तो जान रहा था कि यह सब अड़ंगा वाला ही काम है, लेकिन जज ने तुरंत दुभाषिया नियुक्त कर दिया। अदालत बैठी तो भगत सिंह ने अपने मीठे और मुख स्वर में एक गीत प्रारंभ कर दिए, जो कि पहले से ही परंपरा थी, और जितने भी अंग्रेज जज थे वह इसी से परेशान रहते थे कि ये सब नारा लगाने लगते थे और वो बात समझ में आती नहीं थी। इस बार तो उन्होंने नया व्यवस्था कर दिया कि कहा सरकारी वकील से कि आप इसको ट्रांसलेट करके हमको बताइए कि क्या क्या ये कहते हैं। भगत सिंह ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, क्या कि वतन की आबरू का पाश देखे कौन करता है, वतन की आबरू का पाश देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमा होगा। ये जब बात गुनगुनाना शुरू कर दिए तो प्रेसिडेंट कोल्डस्ट्रीम ने कहा सरकारी अधिवक्ता को कि इसको ट्रांसलेट करके बताओ। जब बताया तो इसकी प्रेसिडेंट कोल्डस्ट्रीम तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया, परंतु उसने अपने आप को कंट्रोल रखा। जो ही अभियुक्त सारे के सारे कोर्ट में आए थे और नारे लगाने शुरू कर दिए। जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने उसे बंद करने का आदेश दिया। भला भगत सिंह और उनके साथी ऐसा आदेश कब मानने वाले। और जो ही बंद करने का आदेश दिया तो दूसरा गीत भगत सिंह ने शुरू कर दिया। वो गीत कौन सा था? अपनी किस्मत में अजल से ही सितम रखा था, रंज रखा था, मुहिम रखी थी, गम रखा था, किसको परवाह थी और किस में दम रखा था। हमने जब वादिये गुरबत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। क्या बात है। भगत सिंह जब गुनगुनाना शुरू कर दिए, तुरंत जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने पुलिस को आदेश दिया वह इस गाने को बंद कराए। पुलिस अभियुक्तों के बीच में कूद पड़ी और वह दिन जो 12 मई 1930 को अदालत में वही काला दिवस दोहराया गया जो स्पेशल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने हुआ था कि पूरी पुलिस टूट पड़ी और वहां से मारना पीटना लात घूंसों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इस घटना के अदालती इतिहास में एक नया चेहरा उभर करके आया। यह चेहरा था जस्टिस आगा हैदर का। वो कैसा चेहरा था? जब पुलिस भगत सिंह और इन क्रांतिकारियों के ऊपर टूट पड़ी तो आगा हैदर को यह सहन नहीं हुआ और वह कोर्ट से उठ करके जाना चाह रहे थे, परंतु कोल्डस्ट्रीम ने उन्हें रोका, बैठने को कहा। अगर वो कोर्ट से उठ करके चले गए होते तो पूरे भारत में एक नया संदेश जाता और पूरी दुनिया एक नया इतिहास देखती। लेकिन वह पेपर लिए और पेपर से अपने मुख को ढक लिए। उनका कहना था, जब वह अंत में वक्तव्य दिया, कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊं तो अल्लाह पूछे कि इस प्रकार की ज्यादती हो रही थी तो तुम देख रहे थे बैठकर, हम वहां पर यह कह सकें कि मैंने तो इस सारी चीजों को देखा ही नहीं, पेपर से हमने मुंह ढक लिया था। जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने कार्यवाही में लिखा। अब वो कार्यवाही जब कार्यक्रम इन लोगों की सुनवाई समाप्त हुई तो कार्यवाही में लिखा, और जब हंगामा शुरू हो गया, हंगामा इतनी मारपीट शुरू हो गया तो उन्होंने लिखा, ओइंग टू डिसऑर्डरली कंडक्ट ऑफ द अब्यूज्ड द केस एडजर्ड टू टुमारो द कोर्ट वाज क्लियर्ड एंड द एक्यूज्ड रिमूव्ड। अभियुक्तों के दुर्व्यवहार के कारण केस कल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अदालत खाली हो गई और अभियुक्त हटा दिए गए। परंतु एक बात और था कि जस्टिस आगा हैदर ने इस आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किया और उन्होंने क्या लिखा कि आई वॉज नॉट अ पार्टी टू द ऑर्डर ऑफ द रिमूवल ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम द कोर्ट टू द जेल एंड आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एट एनी वे।
I disassociate myself from all that took place today in consequence of that order. मैं अभियुक्तों के अदालत से जेल भेजने के आदेश का भागीदारी नहीं था और न उनके सबके लिए किसी तरह का जिम्मेदार। मैं उन सब से जो आज यहाँ हुआ उससे असंबद्ध करता हूँ। यहाँ पर एक देशभक्त की भावना जगी जस्टिस के पास और इस बात का लाभ भगत सिंह को पहुंच गया। जो साथी अदालत का बहिष्कार करने से उनके सहमत नहीं थे वे भी अब सहमत हो गए। 13 मई 1930 को अदालत में जाने के बाद फिर वही हुआ। इस प्रकार लाहौर षड्यंत्र केस का 4-5 दिन तो मुकदमा रहा, फिर न्याय के नाम पर अच्छा खासा मजाक होने लगा जिसमें एक ही पक्ष था। हालांकि देखने को एक ही पक्ष था, परंतु जस्टिस आगा हैदर सरकारी गवाहों से इस प्रकार से जिरह करते थे कि जैसे अभियुक्तों के तरफ से कोई जिरह कर रहा हो, और वह कई बार पुलिस को लताड़ भी देते थे। और अपने राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्र स्वभाव के लिए देशभक्तों की ख्याति वो प्राप्त कर चुके थे। स्वाभाविक था अंग्रेजी सरकार इनसे चिढ़ती थी और उसने नया ट्रिब्यूनल बना दिया। ये ट्रिब्यूनल को तोड़ दिया और नया ट्रिब्यूनल बना दिया। उसमें जस्टिस जीसी हिल्टन अध्यक्ष थे, जस्टिस अब्दुल कादिर सदस्य, जस्टिस जेके टैग सदस्य थे। इसमें भी वही बात थी कि 2 अंग्रेज और 1 मुसलमान, और इससे अंग्रेजों ने 2 संदेश दिया। एक, जस्टिस अपना काम तो कर लिया कि हैदर को वहां से हटा दिया। दूसरा काम क्या कर दिया कि उन्होंने क्रांतिकारियों के सामने ये संदेश दे दिया या जनता के सामने कि कोल्डस्टीन को हटाने से उनकी बात भी मान ली गई है। लेकिन भगत सिंह तो भगत सिंह थे, उनके अंदर दूरदर्शिता इतनी अच्छी थी कि वह समझ रहे थे इनकी चाल को। अंत में 26 अगस्त 1930 को अदालत का काम पूरा हो गया और कामकाजी कार्रवाई तो उसे करनी ही थी। दूसरे दिन अभियुक्तों को संदेश भेजा गया। मतलब जब अभियुक्त अब जाना, कोर्ट से जाना बंद कर दिए कोर्ट में, तब उनको आदेश जो दिया गया वो संदेश भेजा गया। और संदेश में ये कहा गया कि अगर आप अपने बचाव में कुछ कहना चाह रहे हो तो कह सकते हैं। इन लोगों ने, भगत सिंह ने कहा कि हमें कुछ नहीं कहना है। भगत सिंह ने उस समय 2 पत्र लिखे थे, एक अजीब कुलबीर को और दूसरा पत्र उनको लिख करके और अपनी भावनाओं को सबके सामने प्रस्तुत किया। 5 सितंबर 1930 की रात को जेल में ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ कि जेल के इतिहास में कभी न हुआ होगा। उस रात में चूंकि यह निर्णय हो चुका था कि अब इन लोगों को अलग अलग ढंग से कर दिया जाएगा, अलग जगह पर कर दिया जाएगा, तो इन लोगों के बिछड़ने का भी समय था, तो पूरा जश्न का माहौल था। इस प्रकार का जश्न का माहौल कि पूरा का पूरा जो जितने भी वहां पर अधिकारी थे, जेल अधिकारी, सब हतप्रभ थे कि ऐसे नौजवान कि जो अपनी जिंदगी को फुटबॉल की तरह से खेल रहे हैं, उनको जिंदगी मजाक जैसे लग रही है। उनको क्या पता था कि ये तो आजादी के दीवाने हैं और आजादी के दीवानों में दीवानगी इसी तरह की होती है। खूब जश्न हुआ और 7 अक्टूबर 1930 को सुबह ट्रिब्यूनल का एक विशेष संदेश वाहक जेल में आया। उसने अभियुक्तों को ट्रिब्यूनल का फैसला सुनाया। 68 पृष्ठ का वो फैसला जब सुनाया गया तो किसको कौन कौन सी फांसी दी गई, फिर किसको जो है आजीवन कारावास दिया गया, ये भी आप जानिए कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। कमलनाथ तिवारी, विनय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोरी लाल और महावीर सिंह को काले पानी की सजा, आजन्म काले पानी की सजा दी गई। हालांकि बाद में 9वें दिन ही अनशन उन्होंने प्रारंभ कर दिया और काले पानी की सजा के बाद अनशन प्रारंभ किया और 9वें दिन ये सभी लोग शहीद हो गए, या कहिए कि बलिदान, अपना शरीर को बलिदान कर दिया। ऐसे महान देशभक्तों को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने अपने उन 3 बलिदानियों को, जिनको फांसी की सजा दी गई, उनके साथ अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुंदन लाल को 7 साल और प्रेमदत्त को 3 साल की सजा हुई। चूंकि प्रेमदत्त सबसे छोटे थे इसलिए उनको, और उम्र में नाबालिग थे, इसलिए 3 साल की सजा दी गई। मास्टर आसाराम, अजय घोष, सुरेंद्र नाथ पांडे, देशराज और जितेंद्र सान्याल को रिहा कर दिया गया। और इसके बाद बहुत सावधानी बरती गई और वहां पर लाहौर में धारा 144 लगा दिया गया। किसी भी प्रकार के जुलूस, पोस्टर इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिए गए। सारे संचार व्यवस्था को बंद कर दिया गया। सरकार के गुप्तचर परेशान हो गए
कैसे क्यों परेशान हो गए कि इतने पाबंदी के बाद भी पूरे शहर में जगह जगह भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के पोस्टर लगने लगे और 8 अक्टूबर 1930 को लाहौर और देश की जनता जोश और उत्तेजना में पागल हो गई और वहां पर लाखों लोग जुट गए। लाहौर में स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर बहुत कार्यक्रम होना शुरू हो गया और स्कूल कॉलेज अपने आप बंद हो गए। बच्चे लोग बाहर निकलना प्रारंभ कर दिए और उसमें बहुत से विद्यार्थी और 17 महिलाएं एक बार गिरफ्तार हुई। डीएवी सोचिए, कल्पना करिए, उस समय जिस समय महिलाओं को घर से निकलने पर बहुत सारी पाबंदियां थी, उस समय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के साथ इतनी महिलाएं थी, 17 लोग तो गिरफ्तार हो गई। और उस शाम को देश के जुलूस निकले, सभाएं हुई और सरकार की पूरी भर्त्सना हुई। सितंबर 1930 के आरंभ में ही यह साफ मालूम होने लगा था कि ट्रिब्यूनल सरकार के इशारों पर नाच रहा था और चाहे कुछ न करे भगत सिंह को फांसी लगा ही देगा, राजगुरु सुखदेव को बलिदान देना ही पड़ेगा। इस प्रकार का जुलूस आज अमर बलिदानी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के बलिदान दिवस पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन महान वीरों को, उन जुलूस में शामिल हुए जो भी लोग थे, उनको मैं आज वो है नहीं दुनिया में, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि निश्चित रूप से आपके अंदर किसी भी प्रकार की एक भावना जगी कि जिन महान क्रांतिकारियों को साथ देने का ये काम आज भारतवर्ष में होना चाहिए। और भारतवर्ष में जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान दे करके इस देश को आजाद कराया, उनके विचारों को स्थापित करना चाहिए। मूर्ति आप स्थापित करिए न करिए अलग बात है, विचार जरूर स्थापित हो। जय हिंद, जय भारत। आगे अगले दिन।